इट्स ऑर्गेनेल। कोशिका और कोशिका के अंग, कोशिका और कोशिका के अंग। आज हम इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं कि कोशिका एवं उसके जो ऑर्गन होते हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं, और एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे टॉपिक को क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कोशिका क्या होती है, कोशिका क्या होती है तथा इसकी खोज किसने की और इसको किसने सबसे पहले नाम दिया और क्या किया। सबसे पहले जो कोशिका की खोज की है वो हम सभी जानते हैं। एक जो वैज्ञानिक था जिसने रॉबर्ट हुक ने कोशिका की क्या की, खोज की। कब की? 1665 के अंदर। दूसरा जो वैज्ञानिक है ल्यूवेनहॉक, एंटोनी ल्यूवेनहॉक, जिसने भी क्या की, कोशिका की खोज की। लेकिन इसने जो की थी वो कोशिका कौन सी थी, डेड। और इसने जो खोज की थी वो कौन सी कोशिका थी, लिविंग। इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या हो जाता है, मृत कोशिका की या सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, तो उसका आंसर है क्या, रॉबर्ट हुक। और दूसरा जो आंसर है जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो उसका जो आंसर है वो क्या है बच्चों, ल्यूवेनहॉक। दूसरा जो आगे का टॉपिक होता है वो हमारा होता है कोशिका का सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या होता है, हमारी जो सभी प्रकार की कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई हैं। ऐसे जो थ्योरी दी थी उसी को क्या बोलते हैं, कोशिकाओं का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत मतलब कि जो हमारी नई कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। किसने दिया है यह सिद्धांत, दिया है स्लाइडेन 1838, जो कि एक कौन सा वैज्ञानिक है, प्लांट साइंटिस्ट होता है, प्लांट साइंटिस्ट है ये। और दूसरा जो है वो है स्लाइडेन और श्वान जो है जिसने 1829, ये लगभग सिमिलर एज, मतलब जो अपना जो वर्किंग टाइम होता है उसके दौरान इन दोनों ने खोज की थी। और ये किस प्रकार का वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है एनिमल का। ये प्लांट बायोलॉजी का है और ये एनिमल, दोनों अलग अलग टर्म्स होते हैं। बायोलॉजी के अंदर हम प्लांट और एनिमल दोनों पढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, थीसिस करते हैं, पीएचडी करते हैं, वैसे हमें प्लांट और एनिमल में से दोनों में से चुनना होता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि क्या सभी कोशिकाएं और अन्य कोशिकाओं के अंदर समान प्रकार से गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ हमें ध्यान रखने की बात है कि जो हमारे पास वायरस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायरस जैसे कोशिका को कह सकते हैं, कोशिका के अंदर जीवित होती है, ये अपना विभाजन कर सकती है, एक सेल से दूसरी सेल का निर्माण कर सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं वायरस की, तो वायरस जो होता है वो एक मृत सेल के समान होता है, मृत होता है। किस तरीके का होता है, मृत होता है। यह जब तक कोशिका के बाहर, मतलब एनिमल बॉडी से बाहर होता है, तब कौन सी कंडीशन में होता है, मृत कंडीशन में होता है। और जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चला जाता है तब ये क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है। ऑर्गेनिज्म में चला जाता है तब ये क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है। लिविंग होने के मीन्स ये है कि ये अब अपनी जो संख्या है उसमें वृद्धि कर सकता है। इससे पहले ये यहाँ पे अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर सकता था, लेकिन जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रवेश करता है उसके बाद अपनी संख्या में वृद्धि कर सकता है और जीवन स्पंद कर सकता है। इस कोशिका के संदर्भ में हम देखते हैं कि जो कोशिका होती है उसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। लेकिन वायरस जो होता है उसके अंदर केवल और केवल या तो डीएनए पाया जाएगा या क्या पाया जाएगा बच्चों, आरएनए पाया जाएगा। दोनों एक साथ में प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। इसी के अंदर हम अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाओं के प्रकार कितने होते हैं, कोशिका प्रकार। हम जानते हैं कि कोशिकाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक जो कोशिकाएं होती है जिनको हम कौन सी कोशिकाएं बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरी जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक। क्या मीन्स होता है, प्रो का मतलब जो होता है, प्रो जिसको हम लिखते हैं, उसके बाद कैरियन, इसका मतलब होता है केंद्रक। लेकिन जब हम साथ में प्रो लगा देते हैं इसका मतलब ये कैसा प्रकार का केंद्रक हो जाता है, पुराना मीन्स ओल्ड। और ये जो जब हम किसी शब्द के साथ यू शब्द लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, नया। इट्स मीन यहाँ का जो केंद्रक है वो नया है, न्यू। और यहाँ का जो केंद्रक है वो क्या है, पुराने का मीन्स केवल और केवल इतना है कि इसके अंदर किसी भी सुव्यवस्थित तरीके से
ऑर्गेनल नहीं पाए जाएंगे। और इसके अंदर सभी ऑर्गेनल जो होंगे वो किस तरीके से पाए जाएंगे, सुव्यवस्थित। इसके अंदर केंद्रक भी जो होगा वो बाउंड नहीं होगा सेल मेम्ब्रेन से, और इसके अंदर जो केंद्रक होगा बाउंड होगा। इसके अंदर जो जीनोम जिसको बोलते हैं हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी सुव्यवस्थित नहीं होता है, और इसके अंदर हमारा जो जेनेटिक मैटर है वो क्या होता है, सुव्यवस्थित। इस तरीके से हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन कर सकते हैं। कुछ जो जीव होते हैं जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं उसके अंदर हम देख सकते हैं कि मुख्य कौन सा जीवाणु जो होता है उसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, प्रोकैरियोटिक। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वह भी कैसा होता है, वो जो प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है। इसी प्रकार दूसरा इधर यूकैरियोटिक सेल किसमें होती है, सभी प्रकार के जो प्लांट होते हैं और जो एनिमल होते हैं उन सभी में कौन से प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, एक मेन जो टॉपिक है, जो ये यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो अभी हमने देखा कि किसके अंदर पाई जाती हैं, प्लांट के अंदर पाई जाती है। प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर अलग अलग पाई जाती हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि एक तरफ यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कौन सी कोशिका, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम देखते हैं प्लांट सेल जो होती है, और दूसरी कौन सी होती है, एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंट होता है, इसके अंदर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल, और इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, प्लास्टिड जिसको बोलते हैं लवक, वो प्रेजेंट होता है। इसके अंदर प्लास्टिड क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके अंदर वैक्यूल जिसको बोलते हैं वो प्रेजेंट होती है, लेकिन इसके अंदर वैक्यूल क्या होती है, अनुपस्थित होती है। इसी प्रकार यहाँ पे हमारे पास जो है वो तारका है जिसको सेंट्रियोल भी कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है, लेकिन ये सेंट्रियोल जैसी संरचना यहाँ पे नहीं पाई जाती। उसी प्रकार यहाँ का जो ऑर्गेनल होता है गोल्जी बॉडी, गोल्जिका या गोल्जी बॉडी, उसी को सिमिलर रूप से जो पादप कोशिका होती है उसके अंदर हम किस नाम से जानते हैं, डिक्टियोसोम। ये प्लांट और एनिमल सेल के अंदर मुख्य रूप से अंतर हो गए, जिसको आप किसी बड़े वीडियो में देखेंगे तो बहुत लंबा कंटेंट हो जाएगा। इसलिए शॉर्ट और स्वीट तरीके से मैं आपको एक रिवीजन के तौर पर जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से आप पढ़कर अपना जो एनिमल जो सेल और सेल ऑर्गेनल वाला टॉपिक है वो क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अब आगे हम जानने वाले हैं कि सेल के अंदर और कोई क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि सेल ऑर्गेनल, आगे क्या होगा टॉपिक, सेल ऑर्गेनेल, कोशिकांग है ना। सेल ऑर्गेनल में जो पहला कोशिकांग है वो पढ़ने, कोशिकांग नहीं है, ये एक प्रकार का संगठन है जिसके अंदर सेल वॉल जो होती है उसको हम प्राइमरी रूप से देखते हैं। सेल के आउटर मोस्ट लेयर जो केवल केवल किसमें पाई जाती है, प्लांट के अंदर पाई जाती है। कितने प्रकार की होती है और क्या होता है वो पूरा देखेंगे। जैसे हम माना कि ये कोई क्या है, सेल है, ये है सेल, इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस या केंद्रक, और ये है क्या, सेल। और इस सेल की सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलेंगे क्या अपन, सेल मेम्ब्रेन। और इसके आउटर मोस्ट जो लेयर पाई जाएगी उसको बोलते हैं अपन क्या, सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, तो ये होती है मध्य पटलिका, मध्य पटलिका पटलिका, और किससे, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी टर्शियरी सेल वॉल। इस तरीके से हम देख सकते हैं जो मध्य पटलिका है, प्राइमरी सेल वॉल है, और ये सभी मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, सेल वॉल का। ये जो मध्य पटलिका है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। अगला हम देखने वाले हैं, ये सेल वॉल अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। जैसे कि बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया में जो ये सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन। दूसरा जो शब्द है वो हम देखने वाले हैं शैवाल के अंदर। शैवाल के अंदर जो है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और गैलेक्टोज की, सेल्यूलोज और गैलेक्टोज।
तीसरा जो शब्द है वो है हमारे पास कवकों के अंदर। कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, ये हम सबको पता है कि किसकी बनी होती है, काइटिन की। और अंतिम जो है वो पादपों की जो सेल वॉल होती है वो किसको बनी होती है, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की। इस तरीके से हमने ये जो सेल वॉल का थोड़ा सा जो कंसेप्ट था, और इसी आप अन्य जगह देखेंगे तो भी आपको इतना ही कंटेंट दिया जाएगा, क्योंकि इसी में से प्रश्न आ जाता है। मुख्य प्रश्न ये है कि मध्य पटलिका किसकी बनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसकी बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। और बाकी ये जो कवकों की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला जो टॉपिक है, अगले जो टॉपिक है उसके अंदर अपन को ध्यान रखना है कौन सा आने वाला है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि ये किससे मिलकर बनी होती है, जो कोशिका होती है उसके आउटर मोस्ट जो परत होती है जो सभी कोशिकांगों को संभाल के रखती है, उसको बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस किस की मिलकर बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की मिलकर बनी होती है, वसा की मिलकर बनी होती है और प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये होता है 1 से 2%। फैट जो होता है वो अत्यधिक 40% होता है, और ये जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 58%। लमसम ये कंटेंट होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। इससे संबंधित एक सिद्धांत होता है जिसके अंदर ये जो तीनों हैं उनकी उपस्थिति और संरचना और व्यवस्थीकरण के आधार पर वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया है, जिसको हम सिंगर एंड निकोलसन का सिद्धांत भी कहते हैं। वैज्ञानिक है सिंगर एंड निकोलसन, जिसके आधार पर इन्होंने जो कोशिका मेम्ब्रेन होती है उसकी संरचना का सिद्धांत दिया है। इस कोशिका मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है, ये सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन, जो सक्रिय परिवहन होता है कोशिकाओं में एक स्थान से दूसरे स्थान के, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे सक्रिय परिवर्तन कहते हैं। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं क्या, निष्क्रिय परिवर्तन। ये दोनों कार्य जो हैं वो हमारे पास किसके लिए आवश्यक है, सेल मेम्ब्रेन के लिए। अगली जो बात करने वाले हैं वो किस ऑर्गेनेल की है, जीव द्रव्य की। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने अभी तक पढ़ लिया है कि ये होती है क्या, एक सेल। सेल के बाहर जो बाहर वाला कंटेंट होता है उसको बोलते हैं क्या, ये है सेल। और इसके बीच में पाया जाता है क्या, न्यूक्लियस। और ये पूरा अंदर क्या है, जीव द्रव्य, इसको बोलते हैं क्या बच्चों, जीव द्रव्य। जिसके अंदर हम कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को शामिल कर देते हैं, उसको बोलते हैं क्या, जीव द्रव्य। जैसे ये है कोशिका द्रव्य और ये है हमारे पास केंद्रक। जब कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, हम जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का इंग्लिश का जो टर्म्स है वो है प्रोटोप्लाज्म। और कोशिका द्रव्य का जो इंग्लिश का टर्म है वो है साइटोप्लाज्म। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी मिक्सअप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म जिसको हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य, इज इक्वल टू क्या होता है, ये कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म प्लस केंद्रक। जब हम केंद्रक के साथ में साइटोप्लाज्म में ये वाला पूरा कंटेंट ऐड कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है, न्यूक्लियस। क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। उसके बाद आगे जो देखने वाले हैं वो है साइटोप्लाज्म। अच्छा, इन दोनों की खोज किसने की, जीव द्रव्य की और साइटोप्लाज्म की। तो जीव द्रव्य की जो खोज की है, जीव द्रव्य की जो खोज की है वो किसने की है, पुरकिंजे ने। पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने की। और जो साइटोप्लाज्म शब्द है उसकी जो खोज की है वो किसने की है, स्ट्रासबर्गर ने। इतने कंटेंट आपको याद रखना है। अगर आपको एक भी बार आगे देखने में और उसमें समस्या रहती है तो आप वीडियो को पुनः देख सकते हैं और अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं।
अगला जो कंटेंट है वो जो ऑर्गेनल है वो हमारे पास कौन सा है। अब इम्पोर्टेंट आगे हैं जो ऑर्गेनल होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ चुका है, एक तो सेल वॉल का कंटेंट हमने पढ़ लिया है, और उसके बाद हमने अभी कौन सा देखा, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। जैसे माना कि ये कोई सेल है, सेल के सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, सेल वॉल, जो सभी ऑर्गेनल को ढक के रखता है या कवर करके रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और ये यहाँ पे यहाँ पूरे जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, अंडरस्टैंड, साइटोप्लाज्म। उसके बाद अगला जो ऑर्गेनल है वो हमारे पास है कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी खोज किसने की थी, फ्लेमिंग और अल्टमान ने, फ्लेमिंग एंड अल्टमान ने, इन्होंने क्या की थी, इसकी खोज की थी। फ्लेमिंग का आगे भी एक शब्द आएगा जब ये खोज करेगा किसकी, क्रोमेटिन की। क्रोमेटिन की खोज किसने की थी, तभी हमको याद रखना है किसकी, फ्लेमिंग ने की थी। अभी अभी याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज फ्लेमिंग और अल्टरमान ने की है, लेकिन इसका जो नाम दिया है, नामकरण जो किया है वो किसने किया है, सी बेंडा ने, सी बेंडा ने क्या दिया है, नाम दिया है, ठीक है। इसके बाद इसके लिए जो हम मुख्य रूप से याद रख सकते हैं वो क्या याद रख सकते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को ओरली हम इतना इस तरीके से देख सकते हैं कि इसकी जो संरचना है वो कुछ इस तरीके से होती है। इसके जो अंदर वाली झिल्ली होती है वो अंदर से मुड़कर एक कृष्टि के नुमा संरचना बनाती है। यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई देखेंगे तो 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर की लंबाई होती है, और अगर इसके व्यास की बात करें, जो त्रिज्या का डबल होता है, वो जो व्यास होता है वो कितना होता है, 2.2 से 1 माइक्रोमीटर। इस तरीके से समझ सकते हैं ये संरचना किसकी है, माइटोकॉन्ड्रिया की। दोहरी झिल्ली युक्त है, कैसा कोशिकांग है ये, दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दूसरी बात करें अगर यहाँ पे, तो इसका जो विभाजन है, और विभाजन किसके द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा। और किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला जो ऑर्गेनल है वो है हमारे पास कौन सा, लवक। लवक को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो सभी पादपों में पाया जाता है। प्लास्टिड क्या मुख्य विशेषता है, ये केवल किस में पाया जाता है, सभी पादपों में। जो प्लांट जंतु कोशिका होती है उसके अंदर प्लास्टिड पाया जाता नहीं है। समझ आया जी। अगली जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, प्लास्टिड की। प्लास्टिड की खोज किसने की है, तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है शिम्पर, शिम्पर नाम है। शिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की है, प्लास्टिड की खोज की है। प्लास्टिड के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार के पदार्थ या लवक या वर्णक जो भी कह सकते हैं आप, पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो होता है उसका नाम है हरित लवक। एक होता है क्या, हरित लवक, जिसको हम इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। दूसरा होता है वर्णी लवक, जिसके अंदर, और तीसरा होता है अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। क्लोरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और प्लियोप्लास्ट। इसी तरह जो इसके अंदर कलर पाए जाते हैं वो वर्णी लवक में आता है, जिसमें कलर नहीं पाया जाता वो अवर्णी लवक में आता है। और हरित लवक को हम जानते हैं वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट की अगर संरचना देखें हम, तो उसकी संरचना जो होती है जो कुछ इस तरीके से होती है, तथा इसके अंदर जो थाइलेकोइड्स होते हैं वो एक थाइलेकोइड्स जो होते हैं वो पिटिका के रूप में, ये जो बीच वाला सेंटर है इसको हम बोलते हैं क्या, जैसे साइटोप्लाज्म में था उसी तरह यहाँ का क्लोरोप्लास्ट का जो जीव द्रव्य है उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में जो सिंगल जो इस तरीके से संरचना दी हुई है ऊपर वाली, इसको बोलते हैं क्या, थाइलेकोइड। और इसी थाइलेकोइड को जब हम इस तरह गट्टी के रूप में या गुच्छे के रूप में लिखते थे तो ये पूरा शब्द क्या कहलाता है, ग्रेना कहलाता है। जिसका अंदर किसकी संरचना, किसका कौन सी प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है।
प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस कहाँ पे होती है? थाइलेकोइड में। अभी तक हम पढ़ चुके हैं दो ऑर्गेनल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है। अगला हमारा जो ऑर्गेनल होने वाला है वो अब मुख्य जो ऑर्गेनल थे वो यही थे कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक। अब जो है वो अगला है वो क्या है? ईआर। ईआर का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी जो खोज की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इसकी खोज की थी वो किसने की थी? पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ईआर जो है वो दो प्रकार की पाई जाती है। एक तो होती है कौन सी, जिसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी जो होती है उसको हम बोलते हैं क्या? SCER, स्मूथ। रफ और स्मूथ। अगला जो हमारा ऑर्गेनल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम क्या बोलते हैं? ईआर से भी बोलते हैं। इसकी जो खोज की है वो किसने की है? पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। दो प्रकार की ईआर होती हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर किसका प्रेजेंस होता है? राइबोसोम का प्रेजेंस होता है, और इसके ऊपर किसी भी प्रकार का राइबोसोम्स का प्रेजेंस नहीं होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? हम स्मूथ बोलते हैं। अगला जो उपकरण है हमारा ऑर्गेनल है उसका नाम है क्या? गोल्जी का है। गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलियो गोल्जी ने। कब की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही बार बार एग्जाम में आता है कि गोल्जी की खोज किसने की थी और कब की थी। 1898 सन याद रखना है। और इसका जो मुख्य कार्य है, ये मुख्य कार्य जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हमें याद रखना है। क्या होता है इसका मुख्य कार्य? जब भी एक कोशिका के अंदर कोई भी कार्य किया जाता है या कोई भी स्त्रवण किया जाता है, उसको हमें दूसरी कोशिका तक पहुंचाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? स्रावित करना पड़ेगा। स्रावित मतलब उस कोशिका से क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। और स्त्रवण करने की यह प्रोसेस क्या कहलाती है? किसके द्वारा की जाती है? गोल्जी की। क्योंकि यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका के मध्य मिडल का काम करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मिडल मैन ऑफ सेल। मिडल मैन ऑफ द सेल ऑर्गेनल कौन सा है? तो आपको याद रखना कौन सा? गोल्जी का है। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा दूसरे ऑर्गेनल जिसका नाम है राइबोसोम के बारे में। अभी यहाँ पे पढ़ा था हमने ईआर के अंदर राइबोसोम होते हैं, और कौन सी ईआर के अंदर होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम एक झिल्ली रहित ऑर्गेनल है। राइबोसोम कैसा है? झिल्ली रहित ऑर्गेनल है। झिल्ली रहित मतलब जिसके चारों ओर किसी भी तरीके का बाउंडेशन नहीं होता है, उसी को क्या बोलते हैं? झिल्ली रहित बोलते हैं। इसकी जो खोज की थी वो जॉर्ज पेलेडे ने 1953 में की है। राइबोसोम की खोज इसी के द्वारा किसका निर्माण होता है बच्चों? प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, और इसी प्रोटीन के निर्माण के कारण इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला जो ऑर्गेनल है वो हमारे पास है तारक का है। तारक का है को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रियोल। ये भी हम देखते हैं किसके अंदर पाया जाता है? केवल एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। प्लांट सेल में तारकाय नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल की कौन सी स्थान पर पाए जाते हैं? तो हम देखेंगे ये एनिमल सेल के जो पक्षमाप जिसको हम बोलते हैं, और फ्लैजिला और सीलिया, पक्षमाप एवं कशाभिका जो संरचनाएं होती हैं उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? तारकाय पाए जाते हैं। ये अलग अलग स्थिति के रूप में होते हैं। 9+0 है, 9+2 है, उस तरीके से जो संरचनाएं होती है उसको क्या बोलते हैं? हम तारकाय बोलते हैं। अगला जो अपने पास ऑर्गेनल है उसका नाम है लयनकाय। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइसोसोम। ये जो होता है इसका निर्माण किससे होता है? तो अपन याद रखेंगे गोल्जी का से होता है। किससे होता है? गोल्जी का जिसको अभी अपने पढ़ा गोल्जी बॉडी, उसी से किसका निर्माण होगा? लाइसोसोम का। अगला इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर मुख्य रूप से हम देखें तो ये क्या काम करते हैं? पाचन करने का काम करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जो हम एंजाइम की बात करते हैं वो सभी हमारे पास किसके अंदर होते हैं? लयनकाय के अंदर। पाचक एंजाइम जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं लयनकाय के अंदर। रसधानी
अगला जो ऑर्गेनल है इसको बोलते हैं क्या, रसदानी। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के, जैसे यहाँ पे एंजाइम, जो पाचक एंजाइम थे वो पाए जाते हैं। यहाँ पे एक अजैव प्रकार के, जो हमारे पास अजैव प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जिसको हम शर्करा कहते हैं, शर्करा है, एमिनो अम्ल है, लवण है, ये जो पदार्थ होते हैं लवण और अमीनो अम्ल, ये जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं, अजैव पदार्थ, और जो केवल किस में अंदर पाए जाते हैं। इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले हमें एक अंतिम जो कंटेंट होता है वो पढ़ना पड़ता है। वो किसके बारे में होता है, केंद्रक के बारे में। केंद्रक के बारे में पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि हमने सेल और सेल ऑर्गन क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर दिए। सेल केंद्रक के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है, केंद्र हम जानते हैं कि हमारा जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्रक के अंदर हमारा आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर, जैसे प्रोकैरियोटिक में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, बाउंडेड नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड, है ना। और इसी के अंदर यूकैरियोटिक के अंदर हमारा जो जीव द्रव्य के अंदर जो केंद्रक के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, बाउंड में होता है। बाउंड होने के कारण ही इसको हम क्या कहते हैं, ये केंद्रक के अंदर सुव्यवस्थित रूप से उपस्थित होता है आनुवंशिक पदार्थ। और इसके जो केंद्रक होता है हमारे, इसके अंदर केंद्रक के अंदर हम अलग अलग प्रकार की संरचनाएं पढ़ते हैं। जैसे हम केंद्रिका को लेते हैं, केंद्रिका भी कहाँ पाई जाती है, केंद्रक के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें केंद्रक कैसा होता है, द्विकोशिकीय होता है, द्विस्तरीय होता है। इसकी कितनी केंद्रक कला, कितनी बाउंड पाई जाती है, तो केंद्रक के ऊपर भी हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक की तरह कैसी लेयर होती हैं, द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। अगला जो है इसके बाद केंद्रक द्रव्य, जैसे कोशिका का खुद का द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म हम जिसको कहते हैं, उसी तरह केंद्रक का खुद का जो द्रव्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और अगला जो मुख्य संरचना है जिसको हम आनुवंशिक पदार्थ कह रहे हैं वो होता है क्या, क्रोमेटिन। अभी हमने इससे पहले आपको ये सर्च प्रश्न बता दिया था कि क्रोमेटिन की खोज किसने की, तो सबसे पहले किसने की थी, फ्लेमिंग के। अब आगे जो क्रोमेटिन होता है वो एक धागेनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, धागेनुमा। और धागेनुमा संरचना जो होती है उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, क्रोमोसोम, या हिंदी में बोलते हैं क्या, गुणसूत्र। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद हम इसको और आगे के रूप में विकसित करेंगे कि आगे का जो चैप्टर है, आगे का जो कंटेंट है वो किस प्रकार से होने वाला है। अभी तक हम देख चुके हैं कि जो कोशिका होती है, सेल होती है, वो क्या होती है, और सेल के ऑर्गेनल क्या होते हैं। एक बार और रिपीट करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने किसका अध्ययन किया था, सेल के बारे में। सेल के जो खोज किसने की है उसको जानते हुए हमने फिर आगे भी देखा था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है। उसके बाद में हमने देखा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या होती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल देखने के बाद हमने ऑर्गेनल देखे। उसके अंदर सबसे पहले जो देखा वो क्या देखा था, सेल वॉल देखा था। सेल वॉल का कंटेंट देखने के बाद में हमने जो देखा था वो क्या देखा था, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है उसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी लेने के बाद में साइटोप्लाज्म और ये सब देखने के बाद में हमने देखा था किसको, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने इसकी संरचना भी बनाई थी। इसके अंदर जो होते हैं वो इसका व्यास कितना होता है, लंबाई कितनी होती है, वो सब देखा था। उसके बाद में हमने देखा था क्या, हरित लवक क्या होता है, लवक क्या होता है। अगला जो हमने कंटेंट और लास्ट तौर पे हमने सभी प्रकार के ऑर्गेनल को शॉर्ट के रूप में पढ़ा, और जिसका पहला क्या था, ER जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद राइबोसोम पढ़ा, तारक का जिसको सेंट्रियोल कहते हैं, लाइन का जिसको लाइसोसोम कहते हैं, तथा रजदानी जिसको वैक्यूल भी कहते हैं। और अंत में हमने केंद्र को पढ़ा, और केंद्र में ये चारों तरीके की संरचना पढ़ते हुए हमने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर लिया बच्चों, कंप्लीट कर लिया। अब आप इसमें से जो भी प्रश्न उत्तर आप किसी से लगा सकते हैं उसके प्रश्न उत्तर आप लगाएं, तथा आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा है वो हमको कमेंट के माध्यम से बताएं।